नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसी खोज की कहानी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी है दो अदृश्य शक्तियों की जिन्हें हम बिल्कुल अलग-अलग समझते थे। बिजली और चुंबकत्व, एक जो हमारे बल्ब जलाती है और दूसरी जो फ्रिज पे लगे मैग्नेट में दिखती है। बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये रिश्ता समझना सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है। आपके घर का पंखा, किचन का मिक्सर, ये सब इसी गहरे रिश्ते की वजह से काम करते हैं। तो इसका सबसे बुनियादी विचार क्या है? देखिए, सबसे बेसिक आइडिया ये है कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट बहता है, तो वो अपने चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र, अ मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। बस यही एक लाइन इस पूरे चैप्टर का आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पल से जब ये राज पहली बार दुनिया के सामने आया। ये पता कैसे चला? क्या ये कोई बहुत सोची समझी योजनाबद्ध खोज थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विज्ञान की कई बड़ी खोजों की तरह ये भी एक तरह का हादसा ही था। अच्छा। हाँ, साल था 1820 और एक डेनिश वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। वो अपनी क्लास में बिजली से जुड़ा कोई प्रयोग दिखा रहे थे। ओके। उनकी टेबल पर एक तार था जिसमें से वो बिजली गुजार रहे थे और पास में ही एक कंपास पड़ा हुआ था। एक मिनट, वही कंपास जो रास्ता दिखाने के काम आता है, जिसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती है। जी वही। और जैसे ही ओरस्टेड ने तार में करंट चालू किया, उन्होंने एक अजीब चीज देखी। पास पड़े कंपास की सुई हिल गई। हिल गई? अपनी जगह से। हाँ। वो अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से भटक गई। उन्होंने करंट बंद किया, सुई वापस अपनी जगह आ गई। फिर से करंट चालू किया, सुई फिर से हिल गई। तो इसका मतलब कंपास पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अलावा कोई और ताकत भी काम कर रही थी। ठीक पकड़ा आपने। और वो ताकत उस तार में बहने वाले करंट से आ रही थी। यही वो पल था जब पहली बार ये साबित हुआ कि बिजली और चुंबकत्व अलग-अलग नहीं है। और इसी एक खोज ने आज की पूरी मॉडर्न तकनीक की नींव रखी होगी। बिल्कुल। मोटर, जनरेटर, सब कुछ। ये सिर्फ एक कंपास की सुई का हिलना नहीं था, ये एक नई दुनिया का दरवाजा खुलने जैसा था। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने ये तो बता दिया कि एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, लेकिन ये दिखता कैसा है? ये अदृश्य है, तो इसका नक्शा कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। इस अदृश्य क्षेत्र को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल किया। जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जी, ये एक तरह से उस क्षेत्र का नक्शा है। ये हमें उसकी दिशा और ताकत दोनों बताती हैं। और इन रेखाओं के कुछ खास नियम भी हैं, है ना? हाँ, और इनके गुण बहुत दिलचस्प हैं। पहला तो ये कि ये रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं। चुंबक के अंदर इनकी दिशा उल्टी होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। इससे ये एक पूरा बंद गोला, एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। एक मिनट, अगर ये रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में ही मिलेंगे। मतलब हम कभी एक अकेला नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं बना सकते। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और आज तक हमें कभी भी एक अकेला चुंबकीय ध्रुव, जिसे मैग्नेटिक मोनोपोल कहते हैं, नहीं मिला है। आप एक चुंबक को कितना भी तोड़ दें, हर टुकड़े में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल साथ में ही मिलेंगे। और इनका एक और बहुत ज़रूरी गुण है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। हाँ, और उसका कारण बहुत सीधा सा है। ये रेखाएं असल में कंपास की सुई की दिशा बताती हैं। अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती, तो इसका मतलब होता कि उस एक ही जगह पर कंपास की सुई को दो अलग-अलग दिशाएं दिखानी पड़ती। जो कि हो नहीं सकता, असंभव है। बिल्कुल। एक और बात, जहां ये रेखाएं पास-पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, जैसे कि चुंबक के ध्रुवों पर। ठीक है, तो ये रेखाएं हमें क्षेत्र का नक्शा तो देती हैं, लेकिन अगर हमें किसी सीधे तार में बहती धारा के कारण बने चुंबकीय क्षेत्र की सटीक दिशा पता करनी हो, तो क्या उसका भी कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और उसके लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली नियम बनाए गए। पहला नियम तो हमारे अपने हाथ में ही छुपा है। आप दाएं रात के अंगूठे के नियम की बात कर रही हैं? जी, राइट हैंड थंब रूल। कल्पना कीजिए कि आपने किसी सीधे तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है। ओके। अगर आपका अंगूठा तार में बह रही धारा यानी करंट की दिशा में है,
तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब गोल, संकेंद्रित वृत्त के रूप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स। एकदम सही, बहुत सरल और कारगर। ये तो सीधा है। लेकिन इसके बाद आते हैं फ्लेमिंग के दो नियम, बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम। उनमें अक्सर थोड़ी उलझन होती है। लेकिन अगर हम उनका मकसद समझ लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। पहले बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। ठीक है। ये नियम हमें बताता है कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार में करंट दौड़ाते हैं तो उस तार पर एक धक्का, एक बल यानी फोर्स लगेगा। अच्छा, तो ये नियम बल की दिशा बताता है। हाँ, और यही विद्युत मोटर का मूल सिद्धांत है। ये बिजली को गति में बदलने का नियम है। और इसे याद रखने का कोई आसान तरीका, वो उंगलियों वाला? जरूर। अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और बीच की उंगली को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाएं। ठीक है। इसे याद रखने के लिए आप FBI सोच सकते हैं। FBI, जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, पर यहाँ मतलब अलग है। अंगूठा यानी फादर, वो बताता है फोर्स, बल। पहली उंगली यानी मदर, वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और बीच की उंगली यानी चाइल्ड, वो बताती है करंट, धारा। फादर, मदर, चाइल्ड, FMC या FBI भी ठीक है। फोर्स, फील्ड, करंट, ये तो सच में आसान है। बिल्कुल। अगर आपको फील्ड और करंट की दिशा पता है तो आप उस तार पर लगने वाले धक्के की दिशा तुरंत पता कर सकते हैं। तो इस नियम से हम पंखे की मोटर बनाते हैं जो बिजली से घूमती है। तो फिर दाएं हाथ का नियम क्या करता है? दाएं हाथ का नियम इसका ठीक उल्टा काम करता है। वो ये बताता है कि अगर हम किसी तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाएं, मतलब हम गति दें, तो उस तार में बिजली पैदा हो जाएगी, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, तो ये जनरेटर का सिद्धांत है। एकदम सही। ये गति को बिजली में बदलने का नियम है। तो एक मिनट, बायां हाथ बिजली इस्तेमाल करके मोटर चलाता है और दायां हाथ मेहनत करके बिजली बनाता है? इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। इसे याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है, बायां हाथ मोटर चलाए, दायां हाथ बिजली बनाए। ये तो बढ़िया है। चलिए अब इस बाएं हाथ के नियम को असल में काम करते हुए देखते हैं। एक मोटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो घूमने लगती है? मोटर का डिजाइन बहुत ही शानदार है। सोचिए, हमारे पास एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने एक आयताकार तार की कुंडली रखी है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। जी। जब हम इस कुंडली में बैटरी से करंट भेजते हैं तो कुंडली की एक भुजा में करंट आगे जाता है और दूसरी में पीछे। और यहीं पर फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम काम आता है ना? बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र और करंट की दिशा के कारण एक भुजा पर नीचे की ओर धक्का लगता है और दूसरी पर ऊपर की ओर। तो ये बलों का जोड़ा कुंडली को घुमा देता है? हाँ, लेकिन असली जादू होता है आधे चक्कर के बाद। हाँ, क्या होता है? देखिए, अगर करंट की दिशा वैसी ही रही तो आधे चक्कर के बाद धक्का भी उल्टा लगने लगेगा और कुंडली वापस घूम जाएगी। हाँ, तो वो लगातार एक दिशा में कैसे घूमेगी? यहीं पर एक बहुत चालाक डिवाइस काम आती है जिसे विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं। ये एक टूटी हुई रिंग जैसा होता है जो हर आधे चक्कर के बाद कुंडली में करंट की दिशा को उलट देता है। अच्छा, तो ये हर आधे चक्कर में कनेक्शन बदल देता है? जी। इससे धक्के की दिशा भी इस तरह बदलती है कि कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। ये तो बहुत चालाकी भरा डिजाइन है। लेकिन ये सुनने में काफी नाजुक लगता है। क्या असल में मोटर के खराब होने का ये एक बड़ा कारण होता है, जहां ये रिंग्स और ब्रश एक दूसरे से घिसते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पारंपरिक डीसी मोटर में ये ब्रश और कम्यूटेटर सबसे ज्यादा घिसने वाले हिस्से होते हैं। इसीलिए तो अब ब्रशलेस डीसी मोटर आ गई हैं। जो ड्रोन वगैरह में इस्तेमाल होती है? हाँ, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी। उनमें ये काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, जिससे मोटर की उम्र और कुशलता दोनों बढ़ जाती है। मोटर में चुंबक की बात हुई, तो क्या मोटरों में वही सामान्य स्थायी चुंबक इस्तेमाल होते हैं? छोटी मोटरों में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शक्तिशाली मोटरों में स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट की जगह विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। और इन दोनों में क्या फर्क है? स्थायी चुंबक तो वो है जिसका चुंबकत्व हमेशा बना रहता है, लेकिन विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। मतलब वो तभी तक चुंबक है जब तक उसमें से बिजली गुजर रही है। करंट बंद, चुंबकत्व खत्म।
तो फिर ये स्थायी चुंबक से बेहतर क्यों है? क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल है। आप इसे जब चाहें चालू या बंद कर सकते हैं और करंट को कम ज्यादा करके इसकी ताकत को भी बदल सकते हैं। अच्छा, जैसे कबाड़ खाने की वो बड़ी सी क्रेन। बिल्कुल, वो कार को उठाने के लिए अपने चुंबक को चालू करती है और उसे सही जगह पर रखने के लिए बंद कर देती है। ये एक स्थायी चुंबक से कभी संभव नहीं होता। और इसे बनाने के लिए नरम लोहे का इस्तेमाल होता है ना? जी, नर्म लोहे के ऊपर तार लपेटकर। नरम लोहे का ही क्यों? स्टील का क्यों नहीं? क्योंकि नर्म लोहा बहुत जल्दी चुंबक बनता है और जैसे ही करंट बंद होता है अपना सारा चुंबकत्व खो भी देता है। वो एक अच्छा अस्थायी कर्मचारी है। स्टील वहीं दूसरी तरफ एक बार चुंबक बन जाए तो उस गुण को पकड़ कर रखता है। अच्छा, तो स्टील से स्थायी चुंबक बनते हैं। हाँ, इसीलिए जहां कंट्रोल चाहिए वहां नर्म लोहा सबसे अच्छा है। ये सोचना ही अद्भुत है। तो मतलब मेरे पंखे की मोटर और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सब एक ही सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र भी तो हमारे ग्रह के कोर में बहते हुए तरल लोहे से पैदा हुआ एक विशाल विद्युत चुंबक ही है, कोई स्थायी चुंबक नहीं है। और यही हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, हमारा सुरक्षा कवच। जी, इन सब अवधारणाओं का हमारे जीवन में हर जगह उपयोग है। मोटर और जनरेटर के अलावा और कहाँ? आपके स्पीकर और माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर में एक विद्युत चुंबक आवाज की इलेक्ट्रिक सिग्नल को पर्दे के कंपन में बदलता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला उपयोग शायद हमारे अपने शरीर के अंदर है। हमारे शरीर में? वो कैसे? हमारे तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में बहुत ही कमजोर आयन धाराएं बहती हैं। ये हमारे विचार हैं, हमारी हरकतें हैं, और क्योंकि ये भी एक तरह की विद्युत धाराएं हैं तो ये भी अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती होंगी। बिल्कुल, बहुत ही कमजोर लेकिन बनाती हैं। और हम इसे माप सकते हैं। हाँ, यही सिद्धांत MRI मशीन का आधार है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो शक्तिशाली मशीन असल में हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों में बहने वाली इन्हीं कमजोर धाराओं से पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को पढ़ती है और उससे शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाती है। कमाल है ना? तो एक साधारण कंपास की सुई के हिलने से शुरू हुई कहानी हमारे शरीर के अंदर झांकने वाली तकनीक तक पहुंच गई है। वाकई हर जगह बिजली और चुंबकत्व का ये गहरा रिश्ता मौजूद है। बिल्कुल। आज हमने जो भी चर्चा की उसका सार यही है। हमने देखा कि कैसे विद्युत धारा चुंबकत्व बनाती है, जैसे मोटर में, और कैसे बदलता हुआ चुंबकत्व विद्युत धारा बनाता है, जैसे जनरेटर में। प्रकृति की एक अद्भुत समरूपता। जी, जिसे हम विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये ब्रह्मांड की 4 मूलभूत शक्तियों में से एक है। ये प्रकाश से लेकर रेडियो तरंगों तक सब कुछ नियंत्रित करती है। अर्स्टेड की उस एक आकस्मिक खोज ने वाकई भौतिकी का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य में ऐसी और कौन सी अदृश्य शक्तियां खोजी जा सकती हैं जो उन घटनाओं को जोड़ती हों जिन्हें हम आज पूरी तरह से अलग समझते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का कोई छुपा हुआ रिश्ता। कौन जाने, शायद भौतिकी का अगला बड़ा रहस्य भी इसी तरह की किसी आकस्मिक खोज का इंतजार कर रहा हो।